अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीरीज़ नोट्स। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एलएलबी पार्ट 5 कानूनी शहादत ऑर्डर लॉ ऑफ एविडेंस हमारा सब्जेक्ट है। इसमें हमने एक एक्ट पढ़ते हैं, कानूनी ऑर्डिनेंस पढ़ते हैं, कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस 1984। बेसिकली ये लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में शहादत का कानून है कि कैसे आपने शहादत देनी है, कौन कौन शहादत दे सकता है, ठीक है, किन किन केसेस में शहादत दी जा सकती है, किस किस चीज़ के बारे में एविडेंस दिया जा सकता है, किस किस चीज़ के बारे में एविडेंस नहीं दिया जा सकता। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के बारे में कि विटनेस कौन सा जो विटनेस है वो कॉम्पिटेंट है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग को देखते हैं। डिसीजन इन द केस डिपेंड्स ऑन द एविडेंस। आपका कोई भी जो डिसीजन है ना, क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, कोई भी आपका केस है, उसका जो डिसीजन है ना वो बेसिकली एविडेंस पे बेस करता है। बेसिकली काम ही मेन एविडेंस के टाइम पे होता है कि शहादत के टाइम पे होता है। शहादत अगर आपने ठीक करवा ली है तो आपका जो केस है वो मजबूत है। अगर आपका केस ठीक भी था और आपकी शहादत ठीक नहीं हुई तो आपका केस फैटल हो सकता है। दिस दैट इज़ गिवन टू इन द कोर्ट, जो भी कोर्ट के अंदर आप शहादत देते हैं। फॉर एविडेंस इट इज़ नेसेसरी दैट विटनेस शुड बी कॉम्पिटेंट। एविडेंस के लिए ज़रूरी है कि जो आप गवाह लेके आ रहे हो ना वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, ट्रूथफुल होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। कानूनी शहादत ऑर्डर हैज़ प्रोवाइडेड प्रोविजन फॉर कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस एट देयर एबिलिटी टू टेस्टिफाई। अब कानूनी शहादत जो ऑर्डर है ना उन्होंने हमें एक प्रोविजंस दी हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के बारे में कि विटनेस कब कब कॉम्पिटेंट होता है और कब कब वो एबल होता है इस चीज़ के कि उसको टेस्टिफाई कर सके, वो गवाही दे सके। हु इज़ विटनेस? अब विटनेस होता कौन कौन है? विटनेस इज़ अ पर्सन हु टेस्टिफाई ऑन ओथ इन जुडिशल प्रोसीडिंग ऑफ द फैक्ट्स। अगर अब विटनेस एक ऐसा बंदा होता है जो गवाही देता है कोर्ट के अंदर ओथ के ऊपर, अपने कसम उठा के, ठीक है, ओथ के ऊपर इस चीज़ के अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के वो एक चीज़ से गवाही देता है एक चीज़ की कि जुडिशल प्रोसीडिंग के दौरान कि यार विद इन अ नॉलेज कि मेरे नॉलेज में ये चीज़ है, मैंने ये चीज़ देखी है और मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, और वो सारा कुछ बताता है, या मैं ये चीज़ जानता हूँ, मुझे ये चीज़ पता है, ठीक है, और मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ हुई है या मुझे पता चला है या कुछ भी है। अ पर्सन हु डिपोजेज सम रेलिवेंट फैक्ट्स इज़ अ कॉल्ड विटनेस। अब फैक्ट्स, किसी भी बंदा जो रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं, जो भी केस से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी बंदा जो कोर्ट को वो फैक्ट्स बताता है उसको हम कहते हैं ये विटनेस है, ठीक है। हु इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस? ये तो विटनेस की डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होता है। अ पर्सन हु इज़ कॉम्पिटेंट विटनेस दैट शुड हैव बीन कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड गिव रैशनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन पुट टू देम। अब एक जनरली एक चीज़ कही जाती है कि कौन कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट बंदा वो है कि जिस बंदे के पास ये कैपेसिटी हो कि वो एक उसको जो क्वेश्चन किए जा रहे हो, ठीक है, वो उन क्वेश्चन को समझे और उनका एक रैशनल आंसर, एक रीज़नेबल आंसर दे सकता हो तो वो बंदा कॉम्पिटेंट है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस आर्टिकल 3 ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर हु मे टेस्टिफाई। अब अगर हम बेयर एक्ट, क्योंकि इसमें भी आपको अलाउ होता है बेयर एक्ट, तो बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है ना वो ये है कि ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, ठीक है। इसको बेयर एक्ट में जिस तरह डिफाइन किया गया कि उसको हम लोग डिटेल देखेंगे, हम लोग इसके नीचे एक एजेंशियल्स क्या हैं, ठीक है, ये सारा कुछ बेसिकली लिखा हुआ, ऑल पर्सन कॉम्पिटेंट है, इसकी प्रोविजंस हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जब आप ये सारा कर लेंगे, पूरी वीडियो तक एंड तक हम चलेंगे तो इसको आपको सारा कुछ इसमें से समझ आ जाएगा। बेसिकली इसी को हमने आगे डिफ़ाइन किया है, बारी बारी हर चीज़ को लेके चलें, ठीक है। अब यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन तक ये आ गया, ठीक है। अब एसेंशियल्स के आर्टिकल 3 के हम लोग वो देखते हैं। आर्टिकल 3 में कहा क्या क्या गया? ऑल पर्सन, एक जनरल रूल आर्टिकल 3 में कहा गया ऑल पर्सन आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। सबसे पहले उन्होंने कहा सारे लोग टेस्टिफाई करने के लिए, गवाही देने के लिए एबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, दे सकते हैं इफ़ दे फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। उन्होंने कहा कि सारे पर्सन दे सकते हैं अगर वो ये वाली कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करते हैं। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, गिव टू देम, पुट टू देम एंड गिव रैशनल आंसर। सबसे पहले कंडीशन उन्होंने क्या लगाई कि वो बंदे जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्वेश्चन को जो उनको दिया गया, जो उनके सामने पूछा गया, और उसका एक रैशनल आंसर दे सकते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू चेक द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस बाय आस्किंग क्वेश्चंस। अब कोई भी कॉम्पिटेंट है बंदा, कोई भी बंदा गया विटनेस के तौर पे, तो कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो पहले उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे या कोई देखे कि क्वेश्चन आस्क करे और पूछे कि कंसीडर पर क्या ये कॉम्पिटेंट है या नहीं है। इफ़ द कोर्ट कंसीडर द पर्सन कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, गिव रैशनल आंसर, द कोर्ट अलाउ हिमसेल्फ। और कोर्ट देखती है कि वो अगर रैशनल आंसर्स दे रहा है, उसको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको समझ भी रहा है, तो कोर्ट उसको अलाउ कर सकती है, ठीक है। द कोर्ट कैन कॉल डिस्क्वालीफाई अ पर्सन इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड। अगर कोर्ट उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है। और डिस्क्वालीफाइंग की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? वो बंदा टेंडर एज है, माइनर है, बच्चा है, वो अंडरस्टैंड बच्चा है। और अब ये भी यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ इस बात पे उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि वो बच्चा है। अगर वो बच्चा भी है और अगर आंसर्स दे रहा है, ठीक है, और अगर वो बात वो समझ रहा है, उसको रैशनल आंसर्स दे रहा है, तो कोर्ट उसको अलाउ कर सकती है। पर अगर वो बच्चा है और क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा और ना उसके रैशनल आंसर दे रहा है, तो कोर्ट उसको डिस्क्वालीफाई कर देगी। या कोई एक्सट्रीम ओल्ड एज, कोई बंदा है बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है,
ठीक है। उस बूढ़े होने की वजह से ना वो कोई क्वेश्चन समझ रहा है और ना उसके कोई रैशनल आंसर्स दे सकता है, ठीक है। बूढ़े लोग आप देखें कुछ ऐसे होते हैं कि उनसे अगर आप बूढ़े लोगों से कोई बात अगर सुबह की पूछें तो आपको शाम की बता रहे होते हैं, ठीक है। वो एक्सट्रीम ओल्ड एज है, ठीक है, या वो मतलब किसी बंदे के बारे में सही बंदे को पहचान नहीं सकते, तो इस बारे में उनका एविडेंस लेना एक तरह का केस को, एक तरह का किसी गलत बंदे को सजा या किसी गलत बंदे के खिलाफ कोई बात चल जा सकती है। डिजीज़ ऑफ बॉडी ऑफ माइंड, अब किसी बंदे को कोई बॉडी की डिजीज़ है, ठीक है, कोई मेंटल उसको डिजीज़ है या कोई माइंड की डिजीज़ है, उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कुछ भी है, ये कुछ भी है, तो तब भी उसको नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अदर कॉजेज़ ऑफ सेम काइंड, या कोई और कॉज वगैरह उसका, ठीक है, जो डिजीज़ है बॉडी का या कोई और कॉज वगैरह उसका है, तो तब भी उसको जो है ना कोर्ट जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकती है गवाही देने से, ठीक है। अब एक तो ये बात होगी कि वो जनरल रूल हमने बताया कि उसकी क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या हैं। दूसरी एक चीज़ हमने वहाँ पे जो डिस्कस की वो तज़किया शहूद के बारे में उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रोविजन, अब आप आर्टिकल 3 की जब थर्ड प्रोविजन पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर लिखा होगा द कोर्ट इज़ टू डिटरमाइन कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। अब वो पहले तो हमने बता दिया कॉम्पिटेंट उसने कैसे देखना है, ठीक है। उसके बाद उसने कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस एक और तरह से भी देखनी है। उसने देखना है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस अकॉर्डिंग्स टू द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन इंजेक्शन इन कुरान एंड सुन्ना। अब कानून शहादत ऑर्डर बेसिकली हमने लॉ ऑफ एविडेंस को चेंज किया था, कानून शहादत ऑर्डर हमने बनाई थी का इस्लामिक इसमें चीज़ डाली, तो हमने इसमें इस्लामिक एक चीज़ डाली थी कि आर्टिकल 3 इसका जो थर्ड प्रोविजन है ना वो ये कहती है कि आपने जब कॉम्पिटेंसी विटनेस की देखनी है ना, मतलब वो तो विटनेस के डिस्क्वालीफाई अगर आपने हो जाता है तो वहाँ पे कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर देगी। उसके बाद जो बंदा कॉम्पिटेंट विटनेस है उसको आपने देखना है कि यार क्या वो तज़किया शहूद की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। तज़किया शहूद क्या होता है, ठीक है। तज़किया शहूद बेसिकली हदूद केसेस में तो लाजमी है ना, बाकी में एक्सेप्शन हैं कुछ, ठीक है। साउंड माइंड होना चाहिए, गुड आई साइट उसकी होनी चाहिए, कैपेसिटी टू स्पीक, अच्छा बोल सकता हो, सही सुन सकता हो, सच बोलने वाला हो, मेल होना चाहिए दूध केसेस के अंदर, किसी को परजरी बेसिकली वो होती है कि झूठी गवाही देने की सज़ा ना हुई हो उसको, ठीक है। गुड करेक्टर का हो, मेच्योर अंडरस्टैंडिंग हो, सेम रिलीजन होना चाहिए उसका, ठीक है, रिलीजन भी उसका सेम होना चाहिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम के खिलाफ ही, मुस्लिम है तो मुस्लिम के साथ ही गवाही देना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम देखें तो तज़किया शहूद की ना उसी के नीचे ना जो हम आर्टिकल 3 पढ़ते हैं तो उसके थर्ड प्रोविजन पढ़ते हैं उसके नीचे एक एक्सेप्शन दी गई है, इफ़ द विटनेस क्वालिफाइड तज़किया शहूद इज़ नॉट कमिंग। अब देखते हैं कि यार ये तज़किया शहूद वाले तो विटनेस आ ही नहीं रहे, इसमें कोई विटनेस पूरा ही नहीं उतर सकता, तो फिर जो भी अवेलेबल विटनेस होगा कोर्ट उससे एविडेंस ले सकती है। ये अब आर्टिकल 3 ने कहा, बेसिकली उन्हें तज़किया शहूद की कंडीशन तो लगाई, पर अगर नहीं मिल रहा तो आप कोई भी करके आप कर सकते हैं, इसमें एज सच कोई इसमें मसला नहीं। अब इसी में ये मतलब दो कंडीशंस तो मैंने आपको बता दी तज़किया शहूद और ये, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ना मतलब आता है कुछ कौन कौन से लोग एविडेंस दे सकते हैं और कौन से नहीं। अब एविडेंस के बारे में जब आपका कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस का आता है तो नंबर ऑफ विटनेस भी आता है। जो आपकी कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस है ना वो आर्टिकल 3 में, और आपकी जो है ना नंबर ऑफ विटनेस वो आर्टिकल 17 में है, उसको भी हम इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले चाइल्ड एज अ विटनेस, अब सबसे पहले कंडीशन आती है कि क्या बच्चा कोई जो है जो भी बच्चा है क्या वो विटनेस हो सकता है। ऑल चाइल्ड गिव टेस्टिमनी एंड गिव कॉम्पिटेंट टू विटनेस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर। जो भी बच्चे हैं, ठीक है, वो टेस्टिमनी दे सकते हैं और कॉम्पिटेंट विटनेस हैं आर्टिकल 3 के। बिफोर एडमिटिंग एंड रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड द कोर्ट विल सेटिस्फाई। अब बच्चा कोई भी है, कोई इसमें एज की कोई भी चीज़ नहीं गई, उन्होंने कहा कोई भी बच्चा है कोर्ट में आएगा वो विटनेस हो सकता है अगर वो ये वाली कंडीशंस पूरी कर रहा है। तो वो जो कोर्ट ने उसके सामने क्वेश्चन रखे उनको अंडरस्टैंड करे और उनके रैशनल आंसर्स दे, कोर्ट उसको अलाउ कर सकती है। कोर्ट विल आस्क द क्वेश्चन टू एग्जामिन द मेंटल कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड, कोर्ट उसको मेंटल कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड जो है उसको देखेगी, और इफ़ द कोर्ट डिसाइड हिम टू बिंग विटनेस, अगर कोर्ट उसे कहती है कि ठीक है ये विटनेस हो सकता है तो उसको अलाउ किया जा सकता है, देन ही इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस। बट इफ़ द कोर्ट इन द व्यू दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, पर कोर्ट अगर समझती है कि वो नहीं बच्चा इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है। अब एक और बात आती है कि टेस्टिमनी जो चाइल्ड की होगी, क्या सिर्फ एक बच्चे ने अगर कह दिया कि मैंने इसको गोली मारते हुए देखा, ठीक है, तो क्या इस पे ऊपर सिर्फ सज़ा हो जाएगी, क्या कन्विक्शन इसके ऊपर हो जाएगी? नहीं, यहाँ पे इन्होंने कहा कि कोरोबरेटिव एविडेंस भी होना ज़्यादा। कोरोबरेटिव एविडेंस ये है कि उसके साथ तायदी शहादतें भी मौजूद होनी चाहिए, उसके साथ कोई और शहादत भी साथ मौजूद हो। ये ना हो सिर्फ उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे ने अगर कह दिया कि मैंने इसको देखा है तो आप उस पर सज़ा दे देंगे, उस पर कन्विक्शन नहीं देंगे। देयर इज़ नो एज प्रिस्क्राइबिंग कानूनी शहादत ऑर्डर रिगार्डिंग द एज ऑफ द चाइल्ड फॉर द टेस्टिमनी। कोई एज उन्होंने कानून का जी 3 साल का भी बच्चा हो, 2 साल का हो, बोल सकता हो, नहीं बोल सकता हो, कुछ भी हो, वो उन्होंने कोई एज नहीं बताई उसमें, ठीक है, फॉर द टेस्टिमनी। बट इन द केस वेयर द टेस्टिमनी ऑफ द चाइल्ड इट शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन अनलेस, इसके ऊपर सिर्फ उसके ऊपर रिलाइड नहीं किया जाएगा जब तक उसके ऊपर कोई तायदी शहादत कोरोबरेटिव एविडेंस ऑन रिकॉर्ड के ऊपर कोई एविडेंस ना हो, ठीक है। वेयर देयर इज़ नो कोरोबरेटिव एविडेंस इट विल नॉट बी सेफ or and will be dangerous to give the conviction only on the basis of the testimony of judge. He may be influenced easily. अब कोई बच्चा है देखे 7 साल का, 4 साल का, अगर उसके घर वाले इसको कहते हैं कि देखे बेटा आपने जाके ये कहना है वहाँ पे
कि मैंने इनको वहाँ पे जाते हुए देखा, या उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसको डराया धमकाया भी जा सकता है, उसको लालच भी दी जा सकती है, बच्चा है ना, ठीक है, तो ये हो सकता है, तो उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सिर्फ उसकी एक बात के ऊपर या उसकी एक टेस्टिमनी के ऊपर किसी को सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है, उसको किसी को वो नहीं दिया जाएगा, किसी को सज़ा नहीं दी जाएगी, किसी को कोई कन्विक्शन नहीं दी जाएगी, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अब वो जो हम डिस्क्वालिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे, ये उसी के बेसिकली आगे है कि हमने एज ए चाइल्ड बात की। अब एक्सट्रीम ओल्ड एज एज अ विटनेस, अब एक्सट्रीम ओल्ड एज विटनेस के तौर पे कैसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना पेपर में जब आप आते हैं तो इसके साथ ना ये पूछते हैं कि चाइल्ड एज अ विटनेस कौन होता है, एक्सट्रीम ओल्ड एज अ विटनेस की क्या वैल्यू है, ठीक है, लुनेटिक की क्या वैल्यू है, तो वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। एन ओल्ड पर्सन, an extreme old age person not competent to justify heavy difficulty to understand a question put to him and rational due to hearing loss, weak eyesight and due to his old age। अब जो ओल्ड एज बंदा होता है, ठीक है, एक्सट्रीम ओल्ड एज बंदा होता है, उसको जो है ना कभी भी उसकी भी जो अगर वो इस चीज़ की डिफिकल्टी है कि उसको सुनने में कोई मसला है, ठीक है, या वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा क्वेश्चंस को जो उसके हैं, या वो उनको रैशनल आंसर्स नहीं दे रहा उनके, उसके बारे उससे पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, या आपके कितने बेटे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें उससे पूछी जा रही हैं, तो वो उनके बारे में कुछ सोच रहा है, उसका कुछ मतलब कोई ऐसे जो उसको रैशनली आंसर देना चाहिए उस चीज़ का रैशनल आंसर नहीं दे रहा, ठीक है, आप उसको थोड़ा सुनने में, उसको देखने में कोई चीज़ मसला है, तो उसको भी एज अ डिस्क्वालीफाई कोर्ट कर सकती है, वो नहीं देगा, ठीक है। डिजीज़ और इंजरी में डेफ और डम्प और एज अ विटनेस, अगर कोई डेफ है, डम है कोई, ठीक है, कोई बहरा है, कोई बोलने में है, तो उसको विटनेस अगर कानून शायद द पर्सन हु इज़ डेफ कैन आल्सो बी कॉम्पिटेंट विटनेस इफ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट एंड गिव ए रैशनल इट इज़ ए साइन। अच्छा, अब कोई बंदा अगर डम या डेफ है, ठीक है, तो उसको वो भी अगर रैशनल आंसर्स दे रहा है, ठीक है, सारा कुछ है, बेशक वो जो रैशनल आंसर्स और क्वेश्चन सुन रहा है वो अपनी जो उनकी ज़बान होती है, जो इशारों की ज़बान होती है, उनकी ज़बान में अगर वो सुन रहा है, उसकी ज़बान साइन राइटिंग में कोई कर रहा है, अदर मैनर में, तो कुछ भी वो कर सकता है, कॉम्पिटेंट है, अगर वो उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहा है और उनके रैशनल आंसर्स दे रहा है तो वो भी कर सकता है, ठीक है। लुनेटिक अगर हम बात करें, lunatic competent witness unless he prevented from his lunacy from understanding the question put to him and give rational answer if sufficient, ठीक है। वो भी lunatic के बारे में वही है कि अगर उसकी lunatic मतलब पागल है, मजनू है, या कोई इसने ऐसा मतलब साउंड माइंड नहीं रहा, मतलब कुछ लोग होते हैं जो साउंड माइंड नहीं होते या कुछ भी मतलब नहीं होते, तो अगर वो आंसर दे रहा है उसको लुनेसी की वजह से, अगर उसका मतलब कुछ लोग लुनेटिक, हम इस तरह के मजनू और इस तरह के मामला भी कह सकते हैं। लुनेटिक को हम ऐसे भी लोगों में लेके जा सकते हैं जो मतलब लोग मेडिसिन लेते हैं, जैसे जो दिमाग के लोग मेडिसिन लेते हैं, वो कुछ टाइम तक उनका दिमाग बिल्कुल साउंड माइंड होता है, ठीक है, वो लोग साउंड माइंड सारा कुछ रैशनल आंसर्स दे रहे होते हैं, पर जब उनका दवाई का असर खत्म होता है या कुछ भी होता है तो वो अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, या वो कुछ इस तरह के मामला या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर उसको लुनेटिक की वजह से अगर वो रैशनल आंसर जो अंडरस्टैंड कर रहा है क्वेश्चन को, लुनेटिक नहीं है और अंडरस्टैंड कर रहा है रैशनल आंसर, तो उसकी गवाही ली जा सकती है। इफ़ ही सफ़र एनी डिजीज इन विच ही टाइम बिंग नॉन ही साउंड माइंड ही स्पेसिफाइड टाइम इज नॉट, पर अगर वो कुछ टाइम के लिए अनसाउंड माइंड होता है तो उस टाइम के अंदर उसकी गवाही नहीं ली जाएगी, या उस टाइम के अंदर के लिए, या वो जो जब वाक़या हुआ तब वो उस फेज़ में था तो तब उसकी गवाही तब भी नहीं ली जाएगी। कंप्लीटली इनसेन एंड मेंटली इन पर्सन इज अनकॉम्पिटेंट, जो कंप्लीट इनसेन बिल्कुल पागल होते हैं बिल्कुल, उनकी आप गवाही नहीं ले सकते, ठीक है। कंपिटेंसी ऑफ नॉन मुस्लिम, अब नॉन मुस्लिम इज कॉम्पिटेंट टू इफ़ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट हिम, ठीक है, गिव रैशनल कॉम्पिटेंसी नॉन मुस्लिम जो है कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर देखा तज़किया शहूद का, उन्होंने कहा कि अगर तज़किया शहूद की नहीं हो सकती, पर पूरी नहीं होती तो वो कोई भी जो विटनेस होगा उसके लिए जा सकती है, ठीक है। अकम्प्लिस एज अ विटनेस, अब आर्टिकल 16 एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अकम्प्लिस एज अ विटनेस। अकम्प्लिस बेसिकली वो होता है जो आपका वादा माफ गवाह होता है, ठीक है, जो मतलब को एक्यूज आपका होता है, ठीक है। अब दो बंदों ने किसी का कत्ल किया, ठीक है, वो बंदा कहता है कि यार ठीक है मैंने कत्ल किया, हमने कत्ल किया, इसने मारा, इसने ये किया, तो वो गवाही देता है उसके खिलाफ, तो उसकी गवाही ली जा सकती है, वो कॉम्पिटेंट है विटनेस या नहीं, जो बंदा क्यों एक्यूज होता है। अकम्प्लिस मीन्स अ गिल्टी ऑफ एसोसिएट इन एनी क्राइम को एक्यूज, ठीक है, जो आपका होता है। अ पर्सन हु इज़ अ पार्टनर इन द क्राइम, उस क्राइम में वो पार्टनर था, एंड एसोसिएट एंड हेल्प्स एनी अदर पर्सन इन क्राइम, ठीक है, उस पर्सन को हेल्प किया, कोई एड किया, कोई अबैटमेंट की, कुछ भी किया उसने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 ऑफ द कानून शहादत, अकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन एक्सेप्ट इन केस एन ऑफेंस पनिशेबल विद हद, ठीक है। वो कहता है अकम्प्लिस की आप ले सकते हैं, ठीक, कॉम्पिटेंट है विटनेस उसकी, पर हद के में आप नहीं ले सकते, हद के जो केसेस हैं। एंड कन्विक्शन इज नॉट इलीगल मेयरली बिकॉज इट प्रोसीड अपॉन द अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी एंड, ठीक है, बट अकम्प्लिस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस इन हदूद केसेस। अच्छा, अकम्प्लिस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस एंड कन्विक्शन वुड कैन नॉट बी, पर जो उसको कन्विक्शन दी जाएगी वो इलीगल नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, पर मेयरली इस प्रोसीड अपॉन द अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ द अकम्प्लिस, सिर्फ उसकी टेस्टिमनी, सिर्फ उसकी ना जो गवाही है उसके ऊपर उसको सजा नहीं दी जाएगी, कोई कॉरोबोरेटिव आगे एविडेंस भी होंगे तो दिए जाएंगे। अकम्प्लिस कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं, विटनेस है, ठीक है, और इलीगल उसको नहीं किया जाए, पर अकम्प्लिस जो हद के केसेस हैं उनमें नहीं हो सकता, ठीक है। अकम्प्लिस का हमने देख लिया, अकम्प्लिस की क्या होती है, इंटरेस्टेड पर्सन और रिलेटिव।
अब क्या कोई रिलेटिव वगैरह जो आपके होते हैं, ठीक है, कोई बाप अपने बेटे के बारे में गवाही दे सकता है? क्या बेटा किसी बाप के बारे में गवाही दे सकता है? क्या कोई माँ किसी बेटे के बारे में गवाही दे सकती है? कोई बहन किसी मतलब दे सकती है या नहीं? अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल, इसके बारे में ना थोड़ा सा लॉ जो था ना वो जो था वो साइलेंट था, उसने नहीं इस बारे में। पर 2001 SCMR, ठीक है, 2001 SCMR 1435, ठीक है, इसमें ना एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ना एक जजमेंट दी, और जजमेंट में उन्होंने क्या बताया, रिलेशन इज़ नॉट अ बार ऑन द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। उन्होंने कहा कि रिलेशन जो है ना किसी भी बंदे का किसी के साथ, वो बार नहीं है, वो कोई भी if a related witness or interested witness can understand a question put to him, give a rational, then is a competent witness। अगर वो कोई बंदा किसी अंडरस्टैंड कर रहा है क्वेश्चंस को और उनके रैशनल आंसर्स दे रहा है तो वो कर सकता है। फीमेल एज अ विटनेस, अब फीमेल क्या विटनेस हो सकती है या नहीं? कॉम्पिटेंसी ऑफ फीमेल एज अ विटनेस इज डिफेक्टिव बिकॉज इन अदूद केसेस फीमेल इज़ अ नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस। अब फीमेल जो है ना वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है अदूद केसेस के अंदर। फाइनेंशियल मैटर के अंदर हम देखें तो फीमेल सिंगल इज़ नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस। सिंगल जो एक फीमेल है अगर हम देखें फाइनेंशियल मैटर्स में तब भी वो कॉम्पिटेंट नहीं है। क्राइम केसेस में अगर हम बात देखें तो फीमेल कॉम्पिटेंट विटनेस है, और पर्सनल मैटर्स में देखें जो वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। पर्सनल मैटर्स से फैमिली मैटर्स में आ जाते हैं, ठीक है, कोई औरत के अपने मसाइल होते हैं उनके बारे में कोई एविडेंस अगर चाहिए होता है, किसी बच्चे के बारे में कोई चाहिए होता है तो वो दे सकती है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग विटनेस, अब पर्सन इज डिसक्वालीफाइड टेस्टिफाई डिसक्वालिफिकेशन क्या है कि कब का बंदा डिसक्वालीफाई हो सकता है? प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पुट हम, जो क्वेश्चन उसको पुट किए जा रहे हैं वो उससे उनको नहीं समझ रहा और आंसर रैशनल आंसर्स नहीं दे रहा। कन्विक्टेड है परजरी के बारे में उसको अगर तो अब उसका आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे ना उसको बेयर एक्ट की लैंग्वेज, तो उसमें एक एक्सेप्शन डिसक्वालिफिकेशन इसमें परजरी के बारे में दी गई है, ठीक है। अब एक्सेप्शंस उसमें दी गई हैं कि ठीक है वो जो कन्विक्टेड है परजरी और फॉल्स एविडेंस की झूठी गवाही की उसको सजा दी गई है। अब एक से एक्सेप्शन अगर हम बात करें, पर्सन कन्विक्टेड बाय कंसीडर कॉम्पिटेंट टेस्टिफाई इफ द कोर्ट बिफोर विच ही अपीयर्स सेटिस्फाइड दैट ही हैज़ रिपेंडेड देयर आफ्टर ही हैज़ मेंडेड हिज वेज, ठीक है। अब वो जो है वो परजरी के बारे में उन्होंने कहा कि परजरी जो बंदा है ना वो भी नहीं दे सकता, एविडेंस नहीं दे सकता या शहादत नहीं दे सकता। तो उसमें एक एक्सेप्शन भी उन्होंने साथ ही कि उन्होंने कहा देखें अगर वो बंदा अगर कोर्ट इस चीज़ को सेटिस्फाई हो जाती है कि इसने अपनी राहें जुदा कर ली हैं, अपनी राहें चेंज कर ली, अपनी माइंड वेस्ट कर ली, अब ये झूठी गवाही नहीं देगा, अब ये अच्छा एक कॉम्पिटेंट बंदा बन चुका है, तो कोर्ट इसकी गवाही ले सकती है। अब हम लुनेटिक के बारे में देखें तो डिस्क्वालिफिकेशन डिस्कस करें तो लुनेटिक इनकॉम्पिटेंट है विटनेस के अनलेस ही अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिव द रैशनल आंसर। लुनेटिक का भी वही हमने ऊपर डिस्कस किया कि क्या एक्सेप्शन है। तो हमने ये डिस्क्वालिफिकेशन कही, दो लोग डिस्क्वालीफाई हैं, ठीक है, लुनेटिक और चाइल्ड, और वो लुनेटिक और ये परजरी वाले, ठीक है। अब नंबर ऑफ विटनेस के बारे में आता है, ठीक है, इसके आर्टिकल 17 में, ठीक है। अब आर्टिकल 17 ना हमें बेसिकली नंबर्स के बारे में बताता है और हदूद केसेस के अंदर जो बताता है कि जो कॉम्पिटेंट विटनेस हैं वो कौन हो सकता है, ठीक है। कॉम्पिटेंस ऑफ द विटनेस टू टेस्टिफाई द एंड नंबर ऑफ द विटनेस रिक्वायर्ड इन अ केस शैल बी डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द कंजक्शन। अब यहाँ पे वो वही उसका लैंग्वेज लिखी हुई है उसकी बेयर एक्ट, ठीक है। अब कॉम्पिटेंसी विटनेस की जो है ना वो टेस्टिफाई करने के लिए एविडेंशियल्स क्या है आर्टिकल 17 के? सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि हदूद केसेस के अंदर ना जो भी आपके हदूद केसेस होते हैं, अब एक तो उन्हें कॉम्पिटेंसी में बता रहे हैं विटनेस की हदूद केसेस के अंदर, साथ ही में नंबर बता रहे हैं कि कितने कितने नंबर आपके विटनेस, कितने विटनेस होने चाहिए किस केस के अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल कॉम्पिटेंसी ऑफ द नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड इन एनी केसेस शैल बी डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना। हदूद केसेस के अंदर उन्होंने कहा कि जो भी आपके कॉम्पिटेंसी हदूद केसेस के अंदर ना वो आपके जो भी कुरान और सुन्ना ने कहा है उसके मुताबिक होने चाहिए, ठीक है। हदूद केसेस टेस्टिमनी एंड विटनेस शुड बी कॉम्पिटेंट एंड लेड डाउन इन द अकॉर्डिंग टू नंबर। अब जैसे कि आपको याद हो तो हमने अगर पार्ट 3 में एक चीज़ पढ़ी थी कि आपके जो हदूद केसेस होते हैं जैसे कि कज़फ़ हो गया, इसमें 2 होने चाहिए, इसमें ज़ना इसमें 4 होने चाहिए, तो जितने भी हैं उसमें आपके उसके मुताबिक होने चाहिए, ठीक है। उसने बता हदूद केसेस के अंदर आपने कहा कि उस बंदे ने तस्के शहूद की जो डेफिनेशन है ना उसको आपने वो बंदा लाजमी पूरा करता है हदूद केसेस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 17 हमें ये कहता है, वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं कौन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। हमने वो नंबर ऑफ़ विटनेस, ठीक है, ये हमने डिस्कस की। अब वो जो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ़ विटनेस के बारे में, अब हमने ऊपर कंप्लीट नंबर ऑफ़ विटनेस की बात करें तो क्रिमिनल केसेस के अंदर जो आपके नंबर ऑफ़ विटनेस होने चाहिए 1 मेल और 1 फीमेल। आप क्रिमिनल केसेस में अगर आपकी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर्स में 2 मेल एंड 2 मेल विटनेस, या आपके 2 मेल विटनेस हों आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, 1 मेल और 2 फीमेल विटनेस। अब फीमेल जो है ना वो 2 फीमेल हो सकती हैं, 1 मेल या 2 फीमेल हो सकती हैं, ये भी हो सकता है 1 मेल और 2 फीमेल, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई है।
दो मेल या फिर दो मेल आपके हैं, दो मेल हो सकते हैं या एक मेल और दो फीमेल हो सकती हैं, ठीक है। अदर केसेस वन मैन, कोई भी आपके जो बाकी केसेस हैं उसमें एक, अगर फैमिली मैटर्स के हैं जैसे बाकी केसेस हैं उनमें अगर एक मैन या एक वुमेन है तो वो भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। हदूद केसेस में नंबर ऑफ द जो विटनेस होंगे वो हदूद लॉस के मुताबिक होंगे, जैसे कि जना के अंदर हमने देखा एविडेंस 4 मुस्लिम मेल मुस्लिम की एविडेंस हो सकती है, ठीक है। अदर केसेस हदूद एटलीस्ट 2 मुस्लिम। अब जना के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें अंदर सिर्फ 4 विटनेस की ज़रूरत होती है, बाकी जो हदूद केसेस हैं आपके वहाँ पे 2 विटनेस भी होते हैं, तो आपका गुजारा हो जाता है उसमें। स्पेशल लॉ केसेस नंबर ऑफ द विटनेसेस अकॉर्डिंग टू स्पेशल लॉ। अब कोई अगर देखें नैब का कोई मामला हैं, ठीक है, नैब के हैं, FIA के हैं, एंटी करप्शन के हैं, या कुछ भी मतलब इस तरह के मामला हैं स्पेशल लॉ के, जो जो आपके स्पेशल लॉज वगैरह हैं जैसे कि आपके, तो उनमें जितने भी विटनेस होंगे ना तो उस स्पेशल लॉ के अंदर जो भी लिखा होगा कितने विटनेस ज़रूरी हैं तो उसके मुताबिक लिखे होंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा कि नंबर ऑफ विटनेस कितने होते हैं, ठीक है, कंपिटेंसी क्या होती है विटनेस की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।